गुड मॉर्निंग। ग्रुप थ्योरी के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग कुछ नई डेफिनेशन सीखते हैं। आप तो देख रहे होंगे, सबसे पहले मैंने लिखा है सेंट्रलाइजर ऑफ ए इन जी। यहाँ ए ग्रुप का कोई भी एलिमेंट होगा तो इसका मतलब हर एक का सेंट्रलाइजर सोचा जा सकता है। तो सेंट्रलाइजर क्या होता है आप इसे देखिए। लेट जी बी अ ग्रुप। ठीक है, ग्रुप नॉन एबिलियन भी हो सकता है। तो सेंट्रलाइजर ऑफ ए का मतलब ग्रुप के वो सारे एलिमेंट्स जो ए के साथ कम्यूटेटिव हो, जो ए के साथ क्या करें, कम्यूट करें। अब आप ध्यान दीजिए, इफ जी इज नॉन एबिलियन then it may be possible that all elements don't commute with A। ऐसा हो सकता है कि ग्रुप नॉन एबिलियन, देखिए एबिलियन होगा तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एबिलियन का मतलब है हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। लेकिन अगर नॉन एबिलियन है तो इट मे बी पॉसिबल दैट ऑल अदर एलिमेंट्स डोंट कम्यूट विद। ठीक है, अच्छा, लेकिन ऐसा हो सकता है, देखिए सिंस आप आइडेंटिटी की डेफिनेशन से क्या लिखते हैं, ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए, तो ये दोनों बराबर आए। सो ई बिलोंग्स टू सेंट्रलाइजर ऑफ ए। इसका मतलब ए का जो सेंट्रलाइजर है वो एम्प्टी सेट नहीं है, और कोई कम्यूट करे या ना करे आइडेंटिटी तो हमेशा ही कम्यूट करेगी ना। तो अब आपको ये भी देखना है कि और कौन कौन है जो कम्यूट करते हैं, तो वो जो कलेक्शन है वो निकालने हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी एलिमेंट के साथ केवल आइडेंटिटी कम्यूट करे, किसी एलिमेंट के साथ कुछ तो दो चार एलिमेंट कम्यूट करें, किसी के साथ पूरा ग्रुप ही कम्यूट करे। ये संभव है। अगर आपने D4 याद किया हो तो D4 में नॉन कम्यूटेटिविटी आप ऑब्जर्व करिए, एक या दो जगह पर थी, बाकी जगह कम्यूटेटिविटी थी। डायहेड्रल का जो मैंने एक्सप्लेन किया है आप उसे देखिएगा, कंपोजिशन टेबल हमने बनाई थी। तो कम्यूटेटिविटी में तो ठीक है, लेकिन नॉन कम्यूटेटिविटी का मतलब है कि कुछ एलिमेंट ज़्यादा के साथ कम्यूट करते हैं, कुछ कम के साथ करते हैं। तो सेंट्रलाइजर का मतलब किसी एलिमेंट का सेंट्रलाइजर का मतलब उस एलिमेंट के साथ कौन कौन कम्यूट करेगा। आप किसी का भी सेंट्रलाइजर निकालिए, वो कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि और कुछ आए ना आए आइडेंटिटी तो कम्यूट करेगी। ये आपने अभी देखा है। अब और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इस सेंट्रलाइजर की, हम ये देखते हैं। तो सबसे पहली थ्योरम है कि जो सेंट्रलाइजर होता है किसी भी एलिमेंट का, वो ग्रुप का सब ग्रुप होता है। तो ये एक नया तरीका है सब ग्रुप डेवलप करने का। आप किसी भी एलिमेंट का सेंट्रलाइजर निकाल लीजिए, आपको एक नया सब ग्रुप मिल जाएगा, और हर एलिमेंट का सेंट्रलाइजर होता ही होता है। ठीक, तो भाई अब इसे प्रूफ कैसे करें कि ये बात जो हमने लिखी है ये सच है। हम ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि इसमें दो एलिमेंट लेते हैं, एक्स और वाई, जो है ए के सेंट्रलाइजर में। इसका मतलब है ये दोनों ए के साथ कम्यूट करते हैं। इसका मतलब है एक्स ए इक्वल टू ए एक्स और वाई ए इक्वल टू ए वाई, इक्वेशन 1, ये कम्यूट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमें प्रूफ क्या करना है। आपको सब ग्रुप की कंडीशन याद होगी। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू सी ए, अगर ये प्रूफ हो जाए तो सब ग्रुप की कंडीशन पूरी हो जाएगी।
चलिए देखते हैं। तो y इनवर्स पे ध्यान देते हैं। अब y के लिए तो ये दिया हुआ है गिवन y इक्वल टू ए वाई, दिस एम्प्लाइज y इनवर्स इक्वल टू ए वाई इनवर्स, ऐसा होगा। तो इनवर्स की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, तो क्या आ जाएगा ए इनवर्स y इनवर्स इक्वल टू y इनवर्स ए इनवर्स, ये पढ़ा था हमने। अच्छा, दोनों साइड ए ऑपरेट करते हैं लेफ्ट साइड में, तो ए इनवर्स y इनवर्स ए वाई इनवर्स ए इनवर्स। एसोसिएटिविटी से ए इनवर्स एक साथ लिखा जा सकता है, y इनवर्स इक्वल टू ए वाई इनवर्स और y इनवर्स ए इनवर्स। तो ये क्या बन जाएगा आइडेंटिटी। तो मैं सीधे लिख देता हूँ y इनवर्स इक्वल टू ए वाई इनवर्स ए इनवर्स, बल्कि मैं यहीं पर कर सकता था, चलिए कोई बात नहीं। अब दोनों साइड राइट में ए ऑपरेट कर दें, तो y इनवर्स ए इक्वल टू ए वाई इनवर्स ए इनवर्स ए। तो आप समझ रहे होंगे एसोसिएटिविटी यहाँ भी लग जाएगी। तो ये क्या प्रूफ हो जाएगा आपके पास, y इनवर्स ए इक्वल टू ए वाई इनवर्स। अगर मैं दोनों साइड x ऑपरेट कर दूं तो x y इनवर्स a, मुझे यही तो लाना है। अगर ये एलिमेंट a के साथ कम्यूट कर जाए तो फिर ये जो एलिमेंट है ये a के सेंट्रलाइजर में होगा, यही प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं। एसोसिएटिविटी से चल सकते हैं a x टाइम्स y इनवर्स a, y इनवर्स a को क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले इक्वेशन से आप देखिए a y इनवर्स बाई 2। एसोसिएटिविटी से x से और y इनवर्स लिख सकते हैं। हमने इक्वेशन 1 लिखा है x से इक्वल टू ए एक्स, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं ए एक्स वाई इनवर्स। तो फिर आपके पास ये आ गया एक्स वाई इनवर्स ए इक्वल टू ए टाइम्स एक्स वाई इनवर्स फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू सेंट्रलाइजर ऑफ ए। के सेंट्रलाइजर में कोई भी एक्स वाई लीजिए तो एक्स वाई इनवर्स भी उसी में आ रहा है, क्योंकि वो भी कम्यूट करेगा। दिस इम्प्लाइज एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू सेंट्रलाइजर ऑफ ए, और अगर ऐसा हो रहा है तो सेंट्रलाइजर ऑफ ए विल बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो हमने ये थ्योरम, एक छोटी सी है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। किसी भी एलिमेंट का आप सेंट्रलाइजर निकाल दीजिए, बस आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, सब ग्रुप मिलेगा। तो अब ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं आप सोच सकते हैं कि सेंट्रलाइजर कैसे निकालें। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि सेंट्रलाइजर क्या होता है, और सेंट्रलाइजर हमेशा नॉन एम्प्टी सेट होता है किसी भी एलिमेंट का, और सेंट्रलाइजर सब ग्रुप होता है। यहाँ तक कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं मेरे पास जी एबिलियन होता, तो फिर हर एलिमेंट के साथ ग्रुप के सारे एलिमेंट कम्यूट करते हैं। तो कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, उसके साथ बाकी पूरा ग्रुप कम्यूट करेगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा होगा कि हर एक का सेंट्रलाइजर ऐसा होगा। दूसरा, सम राइटर से सेंट्रलाइजर ऑफ ए एज नॉर्मलाइजर ऑफ ए। तो कुछ में ये लिखा होता है, हम इस सिंबल को सेट के लिए अभी प्रिजर्व करते हैं। मतलब नॉर्मलाइजर जो सेंट्रलाइजर हम एलिमेंट का निकालेंगे, नॉर्मलाइजर यहाँ पर जो सिंगल एलिमेंट है इसकी जो एक सेट होगा, तो नॉर्मलाइजर हम उसके लिए यूज करेंगे। आज हम उसे पढ़ेंगे, अभी इसके पहले सेंट्रलाइजर पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इसे भी।
तो नॉर्मलाइजर सिंबल जो होगा हम बाद में यूज करेंगे, अभी थोड़ी देर के बाद। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लेते हैं जो G है हमारे पास D4 है, डाइहेड्रल स्क्वायर शेप में जो हमने किया था, हम इसे ले लेते हैं। तो डाइहेड्रल की जब मैंने टेबल आपको पढ़ाई थी, तो अगर आपके पास होगा नोट्स तो आप उसमें ध्यान दीजिएगा। एक एक करके निकालते हैं। सेंट्रलाइजर ऑफ R0 आइडेंटिटी के तौर पर था, अगर याद होगा तो R0 सभी के साथ कम्यूट करेगा तो पूरा D4 आ जाएगा। और आप प्लीज R180 भी देखिएगा, उसका भी सेंट्रलाइजर निकालिए R180। तो सभी R180 के साथ भी हर एलिमेंट कम्यूट कर जाएगा। वेरिफिकेशन तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, आप टेस्ट कर सकते हैं अगर आपको टेबल समझ में आ रही थी तो। इसके बाद हम दूसरे नेक्स्ट एलिमेंट हुआ R90। R90 का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो अगर आप इसमें निकालेंगे तो R0 तो आ ही जाएगा, R90 खुद आ जाएगा, R180 और R270। ये सारे ऑपरेशन कम्यूटेटिव थे। आप पहले इनमें से कोई भी ऑपरेट कर लीजिए, मतलब आप 0, 90 या 180 या 270 रोटेट कर लीजिए, फिर 90 कर लीजिए एंटी क्लॉकवाइज ही, या पहले 90 फिर इनमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही आना है। यही आप R270 के साथ कर सकते हैं। आप देखेंगे कि उसका भी जो सेंट्रलाइजर है उसके साथ जो कम्यूट कर रहे हैं वो भी यही आ रहे हैं। तो आपने एंगल में जितने भी हो सकते थे आपने देख लिए। 0 और 180 के सेंट्रलाइजर पूरा D4 था, तो और R90 और R270 अगर आपने किया है रोटेशन तो उनके सेंट्रलाइजर आपके पास ये आ गए। नेक्स्ट सेंट्रलाइजर ऑफ H। आप उस टेबल को फिर एक बार देखें, H के साथ कम्यूट कौन कौन कर रहे हैं, तो आप एक एक करके देखेंगे H R0 H। अब R0 का तो पहले आप देख ही रहे हैं, पूरा ही D4 आ रहा है, तो वो इसका मतलब H के साथ भी कम्यूट कर रहा होगा। तो पहला क्या आ जाएगा R0। अब आप टेबल में देखिए H के साथ H R90 H, ऐसा सबको देखिए एक एक करके। तो H के साथ H खुद भी कम्यूट कर रहा है, V कम्यूट कर रहा है, R180। ये वेरिफिकेशन आपको देखना है, और यही V के साथ भी हो रहा है। ये वो एलिमेंट हैं जो V के साथ भी कम्यूट कर रहे हैं। तो अगर आप टेबल को एक बार एक एक करके करें, H R0 तो R0 H V H H R180 H, तो आपको रियलाइज होगा कि एलिमेंट सेम आए हैं। तो ये सेंट्रलाइजर H और V के हो गए। फिर डायगोनल बचते हैं सेंट्रलाइजर ऑफ D। तो आप जाहिर सी बात है R0 तो सभी में ही आएगा, और D के साथ D ही है, D डैश है, और R180 है, क्योंकि R180 भी आप देख ही रहे हैं सभी के साथ कम्यूट कर रहा है। तो आपके लिए आसान है याद करना, R0 और R180 तो वैसे भी हैं ही, तो बाकी D के साथ D डैश है, तो फिर आप यहाँ पर बताइए D डैश के साथ भी सिमेट्री ये आ जाएगी। तो आपने सभी एलिमेंट्स के सेंट्रलाइजर निकाल दिए। उम्मीद है आपको D4 में हर एलिमेंट का सेंट्रलाइजर समझ में आया होगा। ऐसा आप औरों में भी कर सकते हैं। डाइहेड्रल या परमुटेशन में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है थोड़ा सा। तो उम्मीद है हम थोड़ा सा क्लियर कर पाए कि सेंट्रलाइजर क्या होता है। अब हम नई डेफिनेशन पे आते हैं। सेंटर ऑफ अ ग्रुप, तो इसको हम ZG से दिखाते हैं। किसी ग्रुप का सेंटर क्या होता है? एक्चुअली जो जर्मन वर्ड है सेंटर के लिए वो जेंट्रम है, इस वजह से उन्होंने जेड सिंबल यूज किया।
तो हम भी वही कर रहे हैं। तो जेड यहाँ पर जो जेड है, सॉरी ये इंटीजर का सिंबल वाला जेड नहीं है, केवल जेड ऑफ जी है। तो जेड जी मतलब सेंटर ऑफ ग्रुप, किसी जी का सेंटर क्या होगा। तो सेंटर का क्या मतलब है, आपने एक पिछली डेफिनेशन से समझते हैं, ए का सेंट्रलाइजर निकाला तो इसका मतलब वो एलिमेंट आए जो ए के साथ कम्यूट करते हैं। फिर आप सोचिए कि आपने बी का सेंट्रलाइजर निकाला तो कौन से एलिमेंट आएंगे, जो बी के साथ कम्यूट करते हैं। अगर मैं इंटरसेक्शन करूँ सी ए और सी बी का तो वो कौन से एलिमेंट आएंगे, वो आएंगे जो ए और बी दोनों के साथ कम्यूट करते हैं। ऐसे ही आप ये सोचिए, मैं ग्रुप में मान लेते हैं छोटा सा ग्रुप सोचिए फाइनाइट, और हर एलिमेंट का सेंट्रलाइजर निकालूं, सी ए सी बी सी 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 डी सब निकाल दिए, सबका इंटरसेक्शन कर लेते हैं। देखिए आइडेंटिटी तो आईडी आईडी, इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं हो सकता है कुछ और भी कॉमन आए। तो सभी के सेंट्रलाइजर में जो कॉमन आएगा वो क्या होगा, वो सभी के साथ कम्यूट करेगा ना। तो उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करें तो उसे क्या बोलना चाहिए, सेंटर। क्या समझ में आया, सेंट्रलाइजर से सेंटर कैसे बना, मैं रिपीट कर रहा हूं। एक छोटा सा एग्जांपल हम देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ग्रुप ले लेंगे एक छोटा सा और हर एलिमेंट का सेंट्रलाइजर निकाल देंगे। तो सेंट्रलाइजर क्या होता है, ए का सेंट्रलाइजर जो ए के साथ कम्यूट करें, बी का सेंट्रलाइजर जो बी के साथ कम्यूट करें, और सी ए और सी बी का इंटरसेक्शन करें तो वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए और बी दोनों के साथ कम्यूट करें। ठीक, ऐसे सभी के सेंट्रलाइजर निकाल लेते हैं और उन सब का इंटरसेक्शन कर देते हैं। तो जो इंटरसेक्शन होगा वो नॉन एम्प्टी होगा। आइडेंटिटी तो आईडी आईडी, हो सकता है कुछ और भी एलिमेंट्स आ जाएं। तो ये जो कलेक्शन आया ये हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा ना, यही सेंटर है। ग्रुप के सेंटर का मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो बाकी सबके साथ कम्यूट करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि अभी भी ग्रुप एबिलियन है नहीं कहा हमने, इन जनरल, प्लीज ध्यान से समझिएगा। तो जेड जी का मतलब है दोज एलिमेंट्स इन जी सच दैट एक्स जेड इक्वल टू जेड एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। तो डेफिनेशन ये समझने के स्तर पे अगर डिफाइन करना हो तो ये है, दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच कम्यूट विद एवरी अदर एलिमेंट ऑफ जी। तो ये सेंटर ही डेफिनेशन हो जाएगी आपके पास। और आप ये भी कह सकते हैं इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ centralizers of all elements of a group। तो CA1 इंटरसेक्शन CA2 इंटरसेक्शन CA3 जितने भी हैं तो वो क्या हो जाएगा, वेयर A1 A2 ये सब किसमें होंगे, जी में। ये समझने का तरीका है आपको कि हर एक का सेंट्रलाइजर अगर निकाल दूं तो जो कॉमन आएगा लास्ट में वो सेंटर होगा। उम्मीद है सेंटर की डेफिनेशन समझ में आई होगी आपको। और सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है, प्लीज़ इसको मेंटेन करना है। अच्छा, तो फिर अब ये बात हम देखते हैं कि सेंटर की भी खासियत क्या है। तो जो थ्योरम बनेगी वो यही बनेगी कि जेड जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। किसी भी ग्रुप का जो सेंटर होता है वो सब ग्रुप होता है। बाद में आप देखेंगे नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा, और जब कोसेंट या फैक्टर ग्रुप्स के बारे में थ्योरी डेवलप होगी तो आप इनकी इंपॉर्टेंस समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है सेंटर। तो सेंटर अभी बहरहाल हम केवल सब ग्रुप पे फोकस करते हैं कि इसे सब ग्रुप कैसे प्रूव किया जाए।
तो प्रोसीजर वही करते हैं। मान लेते हैं एक्स और वाई दो एलिमेंट हैं सेंटर में, तो इसका मतलब है एक्स ए इक्वल टू ए एक्स और वाई ए इक्वल टू ए वाई फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेंगे ये एक्स और वाई। अगर एक्स और वाई सेंटर में कोई एलिमेंट है तो एक्स भी जी के हर एलिमेंट के साथ और वाई भी कम्यूट करेगा। ठीक, तरीका वही रखिए जो अभी हमने किया था, उसी को फॉलो करते हैं। वाई ए इनवर्स कितना लिखे, ए वाई इनवर्स हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स वाई इनवर्स इक्वल टू वाई इनवर्स ए इनवर्स। तो हम लेफ्ट साइड से दोनों में ए ऑपरेट कर दें, तो यहाँ भी करना पड़ेगा लेफ्ट साइड से वाई इनवर्स ए इनवर्स, राइट साइड से ए ऑपरेट यहाँ भी कर लें यहाँ भी कर लें। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, ए इनवर्स हट जाएगा, मैं जगह स्टेप कम कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, और यहाँ ए वाई इनवर्स फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। तो दोनों साइड एक्स ऑपरेट कर दें, तो एक्स वाई इनवर्स ए ठीक। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, एक्स वाई इनवर्स के साथ शुरू करूं ए से, तो ज़्यादा बेहतर होता। तो एसोसिएटिविटी से एक्स वाई इनवर्स ए लिखा जा सकता है, और वाई इनवर्स ए अभी आपने पढ़ा है ए वाई इनवर्स है, तो एक्स ए वाई इनवर्स। तो सेम प्रूफ है एक्स ए वाई इनवर्स। एक्स ए को अभी आपने ऊपर लिखा है, एक्स ए को ए एक्स लिख सकते हैं आप, तो ए एक्स वाई इनवर्स, दिस एम्प्लाइज ए टाइम्स एक्स वाई इनवर्स। तो आपने लिखा है एक्स वाई इनवर्स ए इक्वल टू ए टाइम्स एक्स वाई इनवर्स, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। अगर जो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है तो दैट शुड बी इन सेंटर ऑफ दिस, और अगर ऐसा है तो ये जो सेंटर है दैट इज सब ग्रुप ऑफ जी। तो उम्मीद है आपको पिछले प्रूफ के आधार पर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो सेंटर बहुत आसानी से प्रूफ हो जाता है कि सेंटर सब ग्रुप है। चलिए कुछ इस पर थोड़ा सा आगे काम और करते हैं। अगर कभी इफ जी इज एबिलियन, तो फिर सेंटर ऑफ जी पूरा ग्रुप ही हो जाएगा, क्योंकि हर कोई एलिमेंट पूरा सेंटर जो है पूरा ग्रुप ही सेंटर है फिर। तो आप भी देख रहे होंगे इसमें कोई खास बात नहीं है, क्योंकि हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। तो जो इम्पोर्टेंस है वो वहाँ पर है जहाँ पर ग्रुप नॉन एबिलियन हो। अगर ग्रुप में एबिलियन कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करती, तो जो एलिमेंट हर एक के साथ कम्यूट करते हैं उनमें कोई खास बात है, उनका हम यूज कई जगह कर सकते हैं, तो सेंटर के लिए तब इम्पोर्टेंट है। एबिलियन में कोई खास बड़ी बात नहीं है, फिर तो सेंटर जो होगा जी ही होगा। आप चाहें तो इसे प्रूफ भी कर सकते हैं खुद, सेंटर एबिलियन होने पर किस तरह से होना चाहिए। आप इसे होमवर्क समझ लीजिए, 2 या 3 लाइन में प्रूफ हो जाता है। मैंने आप लोगों को D4 और D3 दो पढ़ाए थे, तो अब आप अगर सेंटर ऑफ D4 की बात करेंगे, तो अभी हमने जो पीछे पढ़ा था उसमें ये देखा था R0 और R180 ऐसे हैं जो सभी के साथ कम्यूट करते हैं, तो इसका सेंटर तो ऑब्वियस है, यही आएंगे। अगर आप सेंटर ऑफ D3 देखें, D3 मैंने बताया था इक्विलेटरल ट्राइंगल, आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 रोटेशन 3 रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पर आपके पास केवल R0 ऐसा है जो सभी के साथ कम्यूट करता है। प्लीज डायहेड्रल वाला जो मेरा लेक्चर है उसे ज़रूर देख लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि डायहेड्रल बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होंगे आगे भी। परमुटेशन और डायहेड्रल स्पाइनल कॉर्ड है,
आप इन्हें, मैंने पहले भी कहा था, काउंटर एग्जाम्पल बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से ये जो थ्योरी का जनरलाइजेशन भी आप कर सकते हैं, ये इन जनरली नहीं है, ये आप इन जनरल फॉर, अगर आपके पास कभी ग्रुप इन जनरल dn मिला तो सेंटर ऑफ dn आप निकालें तो यही आएगा, R0 और R180 if n is even, और केवल R0 if n is odd। तो आप इसे आसानी से देख सकते हैं सिमेट्री में, जो और कहीं केवल एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है D4 D3 से। तो ये इन जनरल रूल भी सही है आपके पास कि इनका सेंटर जो है वो एलिमेंट जो सभी के साथ कम्यूट करते हैं, तो D3 में केवल R0 है। अब अगर बाकी ऑड में कुछ और भी होता है तो भी क्या दिक्कत है, 8 ऑड में तो केवल यही आया है ना, तो कॉमन तो सब में यही आना है। तो D3 D4 समझना अपने आप में पर्याप्त है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। S3 ले लीजिए, तो सेंटर ऑफ S3 परमुटेशन से हैं, आप इनको नॉन एबिलियन ग्रुप था ऑर्डर सेट्स, हमने सारे परमुटेशंस को और इनका इवन परमुटेशन के कलेक्शन को A3 बोला था, और आपने देखा ये तो नॉन एबिलियन है, A3 एबिलियन था, मतलब वो एग्जाम्पल था कि नॉन एबिलियन अगर ग्रुप है तो सब ग्रुप एबिलियन हो सकता है, लेकिन अगर ग्रुप ही एबिलियन हो तो सब ग्रुप हमेशा ही एबिलियन होगा, मेरे ख्याल से समझ में आता होगा। तो आप इसका सेंटर निकालने की कोशिश करिए, इसमें केवल आइडेंटिटी परमुटेशन आएगा, ये आप इसे एक असाइनमेंट समझिए छोटा सा, जिसको आपको करना चाहिए। मतलब बाकी जो इन जनरल कोई भी परमुटेशन उठा लीजिए, वो किसी न किसी के साथ नॉन कम्यूटेटिव हो जाएगा। आपने एक परमुटेशन में थ्योरी पढ़ी थी, डिसजॉइंट परमुटेशन जो होते हैं वो कम्यूट करते हैं, तो फिर आप कोई भी परमुटेशन लीजिए, उसको किसी ऐसे के साथ मल्टीप्लाई करिए कि एक एलिमेंट एटलीस्ट कॉमन आ रहा हो, तो आप देखेंगे कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं कर रही है। तो ऐसे तो फिर सभी के साथ आप देखते रहेंगे, तो फाइनली आपको केवल सेंटर में क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, परमुटेशन में अगर आप कोई परमुटेशन लेते हैं तो डिसजॉइंट परमुटेशन ही कम्यूट करते हैं ना, तो अगर आप दिखाना चाहते हैं कि ये नॉन कम्यूटेटिव है तो दूसरा ऐसा लीजिए जिसके साथ कोई ना कोई एक सिंगल एलिमेंट कॉमन आ जाए एटलीस्ट, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ओहो ये तो कम्यूट कर रहे हैं, ये कम्यूट ही नहीं कर रहे हैं। तो केवल और केवल क्या मिलेगा आपको, सेंटर, यहाँ आइडेंटिटी। तो S3 में आप सेंटर आप खुद करेंगे, वेरीफाई करेंगे और आप रियलाइज करेंगे कि हाँ केवल आइडेंटिटी सेंटर है। अब मैं छोटा सा सवाल इस पर कराता हूँ आपको। तो ये क्वेश्चन देखिए, लेट G बी द ग्रुप ऑफ ऑल 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज ओवर R। मतलब 2x2 के मैट्रिसेज हैं और हर एक का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तभी नॉन सिंगुलर हुए, और जो डिटर्मिनेंट मैट्रिसेज हैं उनके एलिमेंट्स रियल नंबर है, सेंटर निकालना है। तो मैं मान लेता हूँ कोई एक एलिमेंट A1 A2 A3 A4 belongs to ZG where all AI belongs to real number। सपोज ऐसा है हमारे पास, अगर ये सेंटर है तो हर एक 2x2 के साथ ये कम्यूट करेगा, तो देन दिस मैट्रिक्स will commute with each element of G। तो G का कोई भी आप ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, तो आप B1 B2 B3 B4 ले सकते हैं एक, लेकिन फिर कैलकुलेशन उलझ जाती है। हमें छोटा सा सवाल करना है, कॉमन सेंस लगाइए, आसान कोई एक लेके देखते हैं फॉर्मेट जो कम्यूट करे। इन पर्टिकुलर let us take तो फिर इसके साथ भी कम्यूट करना चाहिए। तो आपने ले लिया A1 A2 A3 A4 इंटू
0 1 1 0। आप कुछ और भी एक बार लेके देखिए जाए जरूर, न्यूमेरिकल वैल्यू लेके भी कोई हर्ज नहीं है, आपका आंसर सेम आएगा, A1 A2 A3 A4। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये रो और इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर A2, इसको इसके साथ करिए तो A1, इसको इसके साथ करेंगे तो A4, इसको इसके साथ A3, यहाँ A3 A4 A1 A2। ये एलिमेंट आपके आने चाहिए। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि A2 इक्वल टू कितना, A3 होना चाहिए, और A1 इक्वल टू A4, पहला पहले के बराबर, A3 A1 A4, फिर A4 A1 तो वही हुआ, A3 A2 भी वही हुआ। तो ये दो आपके पास ये दो एलिमेंट जो हैं 2 और 3 और 1 और 4 बराबर होने चाहिए। तो एलिमेंट क्या बन जाएगा हमारे पास, A1 A2 A3 भी A2 और A4 ही जो पर A1। दिस बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ G। तो हमने ये बताया कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं, देखिए 4 थे, A1 A2 A3 A4। अब आप देखिए तो 4 में से आपने ये किया, कोई एक न्यूमेरिकल और वैल्यू ले लेते हैं, इसको थोड़ा इन दो को भी हटाना है हमने, कोई ऐसी एक्सप्रेशन। तो अब देखिए लेट ऐसा ले लेते हैं, आपके पास 1 0 1 1 टाइप का कुछ, ज़्यादा जीरो लेके फिर अननोन रह जाएगा एक, फिर एक बार और लेना पड़ेगा आपको। तो मान लेते हैं ये जीटा एलिमेंट है, ऑब्वियस है जीटा तो है ही, तो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे दो अननोन जो है वो निकल जाएं। प्लीज़ आप कोई ऐसा आसान ले लिया करिए जिससे आपके वेरिएबल्स की संख्या कम होते जाए और आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकें। कुछ और लेते हो सकता है एक ही बार में निकल जाता, क्योंकि ये तो हर एक के साथ कम्यूट करना है, तो आप पर्टिकुलर लेना कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इजी पड़ता है। तो अब मेरे पास है A1 A2 A2 A1 के साथ 1 0 1 1 इक्वल टू 1 0 1 1 A1 A2 A2 A1। तो पहला एलिमेंट क्या आएगा आपके पास, A1 प्लस A2, दूसरा एलिमेंट केवल A2, तीसरा एलिमेंट फिर A2 प्लस A1, चौथा एलिमेंट केवल A1। अच्छा, राइट साइड 1 0 से इसको करेंगे तो केवल A1, 1 0 से इसको करेंगे तो केवल A2, 1 1 से करेंगे तो A1 प्लस A2, और यहाँ पर भी A1 प्लस A2। तो अब आप पहले एलिमेंट को पहले के बराबर करिए, तो आपके पास है A1 प्लस A2 इक्वल टू A1, A1 कैंसिल, तो A2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए आसान पड़ा। अच्छा, A2 इक्वल टू A2 ही है, वो 0 आ चुका है, उससे कुछ निकलेगा नहीं, उसे छोड़िए। A2 प्लस A1 A1 प्लस A2 ये भी बराबर है। अब यहाँ A1 इक्वल टू A1 प्लस A2, तो यहाँ से भी A2 0, तो अब आपका A2 भी 0 आ गया। A2 ये था, A2 0 आएगा। तो फाइनली तो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं सेंटर में, किस तरह के एलिमेंट आएंगे देखिए, A1 0 0 A1 सच दैट A1 कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, यही आंसर है सेंटर। तो आप A1 आप कोई भी रियल नंबर रख लीजिए, ये जो आएंगे ये 2/2 के किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो आप 2/2 के लेते हैं ना, उनके साथ कम्यूट करेंगे हमेशा, तो ये पूरा सेंटर आ जाएगा। तो 2/2 के नॉन सिंगुलर दुनिया में जितने भी मैट्रिसेज हैं, आप
उनको किसी को भी उठा लीजिए, वो इनके साथ इस तरह के जो फॉर्मेट है उसके साथ कम्यूट करवाए। तो ये सेंटर है, ये स्केलर मैट्रिक्स है, A1 डायगोनल एलिमेंट सेम आ रहे हैं, आप इन्हें स्केलर बोलते हैं। उम्मीद है आपको सेंटर समझ में आ रहा होगा, और आपको ये भी चीज़ जो पर्टिकुलर हमने मैट्रिसेज लिए हैं, आप कुछ ऐसा 1-2 में भी ले सकते हैं, कैलकुलेशन करनी है अपने आप आ जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। हम अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं नॉर्मलाइजर पे आ रहा हूँ, एच का नॉर्मलाइजर। तो मैं मान लेता हूँ कि जो एच है वो जी का सब ग्रुप है। तो नॉर्मलाइजर ऑफ एच का मतलब होता है वो एलिमेंट एच जी के सच दैट एच से एच, एच से इनवर्स अगर करें तो वो एच ही के बराबर आए, तो उन एलिमेंट्स के कलेक्शन को नॉर्मलाइजर कहा जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। हाँ, ये देखिएगा, सपोज ये पूरा जी है और मैं मान लेता हूँ कि ये एच है, तो एच से इधर है, एच जो है एच से बाहर है, ठीक है। तो जी के लिए तो ठीक है, सब एलिमेंट अपने ही है, एच के लिए बाहर का एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एलिब्रेट करता हूँ इसे। आपने कहा एच से एच, एच से इनवर्स इक्वल टू एच है, तो एच से एच, एच से इनवर्स एच इक्वल टू राइट साइड आपने एच से ऑपरेट कर दिया, एच से इनवर्स एच, तो आइडेंटिटी हो जाएगा एच से एच इक्वल टू एच एच। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। प्लीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, एच एलिमेंट है, एच पूरा सेट है अपने आप में एक। तो एच एच के साथ लेफ्ट ऑपरेट हो रहा है या राइट ऑपरेट हो रहा है, दोनों सेट बराबर है। तो ट्राइलोड यहाँ एक कंक्लूजन निकाल देते हैं, मैं इसको वार्निंग के तौर पर लिख रहा हूं। एच से एच इक्वल टू एच एच का मतलब एच से एच इक्वल टू एच एच फॉर एवरी एच बिलोंग्स टू एच नहीं भी हो सकता। ध्यान दीजिए, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, आराम से समझिए क्या कह रहे हैं। मेरे पास सपोज समझाना है तो एच को मैं ऐसे मान लेता हूं, H1 H2 HN, ठीक है। एच से एच किया आपने तो क्या आया, एच लेफ्ट साइड ऑपरेट किया तो हर एक के लेफ्ट में ऑपरेट होगा, एच से H1, एच से H2, एच HN। ये क्लियर है। क्लोजर की उम्मीद मत करिए एच के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो डायग्राम है जरा देखिए, एच बाहर है एच से। अच्छा, अब आप एच एच करिए तो H1H, H2H, HNH। एज अ सेट दोनों बराबर है, एज अ होल सेट, ध्यान दीजिए, एज अ होल सेट बराबर है। लेकिन क्या जरूरी है कि ये दोनों पहले एलिमेंट बराबर आए हों, दूसरे एलिमेंट बराबर आए हों, लास्ट एलिमेंट बराबर आए हों? क्या ऐसा होना जरूरी है? जरूरी नहीं है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इसके बराबर हो, ये अगले के बराबर हो, ये इससे पहले वाला इसके बराबर और ये लास्ट वाला इसके बराबर हो। ऐसा हो सकता है ना? दो सेट बराबर होने का मतलब समझिए। प्लीज ध्यान दीजिए, इफ एच आई एच इक्वल टू एक्स एच आई फॉर एवरी आई, तब तो ठीक है। अगर ऐसा है तो ये दोनों बराबर ही होंगे। फिर अगर ऐसा होता है, हर एलिमेंट वाइज कम्यूटेटिविटी है, ये इसके बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, लास्ट लास्ट के बराबर, तो दोनों सेट बराबर हैं, इसमें कोई डाउट है नहीं। लेकिन दो सेट बराबर हैं तो क्या जरूरी है कि जिस समय एच से H1 जितना आया हो उतना ही H1 एच से आया हो सकता है एच से H1 और H2 एच बराबर आए हो। आप समझ रहे हैं ना, ये उसके बराबर, ओवरऑल सेट बराबर हो रहे हैं बस। तो प्लीज यहां पर बराबरी से ये कंक्लूजन मत निकालिएगा। आप समझ पा रहे हैं? कभी भी जब नॉर्मलाइजर की बात हो रही है एच के साथ, तो आप
एच के साथ एच टी कम्यूटेटिविटी मत करिएगा, आप ये कहिए कि हाँ ये एज अ सेट दोनों बराबर है। यहाँ तक आपने देखा था सही आया था, एक्स को लेफ्ट से ऑपरेट करके इट सेट आ रहा है और राइट से ऑपरेट करके, और एज अ सेट दोनों बराबर है। लेकिन कम्यूटेटिविटी तब कही जाती है जब ऐसा होता हो, और यहाँ ये उसके बराबर या किसी और के बराबर भी हो सकता है, इसी के बराबर होना जरूरी नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि नॉर्मलाइजर के मामले में क्या थोड़ा सा अंतर है। अब यहाँ पर ये है जो थ्योरम, ये आप लोग खुद करेंगे। तो नॉर्मलाइजर ऑफ एच है दैट इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जी, ये भी सब ग्रुप होता है नॉर्मलाइजर। इसे आप खुद थोड़ा सा सोचेंगे तो हो जाएगा। मेन ये ज़्यादा बड़ा काम नहीं था, ज़्यादा ये समझना जरूरी है जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं कि कभी भी एक एलिमेंट और एक सेट ऑपरेट करके ऐसा बराबरी आ रही हो तो एलिमेंट वाइज कम्यूटेटिविटी होना जरूरी नहीं है, लेकिन एलिमेंट वाइज कम्यूटेटिविटी है तो सेट तो फिर बराबर होंगे ही। इस बात को थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आराम से सोचिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें और करेंगे। थैंक यू।